हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं गायत्री मंत्र से। जी हाँ, आज आपका है 12 तारीख, यानी कि 12 जनवरी है आपका। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपको पता ही है कि राष्ट्रीय युवा दिवस। जी हाँ, हमारे जो प्रेरणादायक स्वामी विवेकानंद जी का आज हैप्पी बर्थडे है। तो उनका आज हैप्पी बर्थडे है और उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यानी कि आज है 12 जनवरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको बार बार पूछा जाता है। हमारा जो देश है, हमारे जो देश है, उनका जो नाम है वो विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले के रूप में इनको जाना जाता है। जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों से हम लोग आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का दोस्तों ये क्लास है आपका 8वां क्लास है आपका बीपीएससी का। मेन यहाँ पर फोकस हमारा रहेगा बीपीएससी का। इसके अलावा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसके लिए भी ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे टेलीग्राम पर भी आपको इसका उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए मोटिवेशनल लाइन ये है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जी हाँ दोस्तों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। जी हाँ, तो मेहनत से नहीं भागना है, कड़ी मेहनत करना है। चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, अगर आपने असफल हो गया तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे कुछ न कुछ सीख मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर न ज़रूर से ज़रूर आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो झोंक दे खुद को इस आग में और यही आग तुम्हें एक दिन क्या बनाएगा, तो हीरा बनाएगा। जी हाँ, तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो प्राचीन भारत के इतिहास से है। और चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका जवाब दीजिए अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बताइए। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि इनकी मृत्यु को कहा जाता है दोस्तों महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, सबसे पहले तो बोध गया हुआ था ज्ञान प्राप्त इनको, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद इनको पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, आपको निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और सबसे पहला जो इन्होंने प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में दिए थे आपका। और इनकी जो मृत्यु हुई वो जाकर के हुई थी आपको कुशीनगर में। कुशीनगर जो पड़ता है दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसी को कहा जाता है, कुशीनारा भी कहा जाता है और कुशीनगर वर्तमान में इसको कहा जाता है। देखिए, कुशीनगर जो था ना, ये था आपका मल्ल, ठीक है, मल्ल की ये राजधानी थी, ठीक है। मल्ल गणराज्य की ये राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी ये कब हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी आपकी, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं कि त्रिपिटक, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये त्रिपिटक। आज देखिए पटना में पूरा बारिश हो रहा है, पूरा आपको एकदम बादल गरज रही है। चलिए, तो आज हम लोग उसके बावजूद भी आप सभी का क्लास यहाँ पर हो रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक जो है दोस्तों ये किसकी धार्मिक पुस्तक है, जैन धर्म की है या हिंदू, पारसी, बौद्ध, क्या होगा। देखिए, त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, ठीक है। पिटक जो है ये तीन भागों में इसको बांटा गया था दोस्तों। एक तो विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है और एक है आपका अभिधम्म पिटक। तो आपका जो पिटक क्या है ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। तो एक है आपका विनय पिटक, ठीक है, एक है विनय पिटक और एक है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, और एक है आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो तीन ये पिटक है, तीनों के आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सुत्त पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में वर्णन किया गया है सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है अभिधम्म पिटक में। और विनय पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएँ इसमें वर्णन किया गया है आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समाहित नहीं है।
है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समाहित नहीं है, वो कौन सा शब्द है? तो बताइए क्या होगा। देखिए थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आत्मदमन। आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इस दोनों का वर्णन समान नहीं है। यहाँ पर अहिंसा हो जाएगा और वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की स्वीकृति, ये दोनों में आपको वर्णन किया गया है, लेकिन आत्मदमन का वर्णन नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया था, और ये जो प्रश्न पूछा गया था 48 से 52वें बीपीएससी 2008 ईस्वी में पूछा गया था ये प्रश्न, और ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो गया था आपका, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था दोस्तों वो पंचम दिया गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठा, है ना। ये जो छठे वंश का आपका वृक्ष है, अभी जो वर्तमान समय में जो आपका बोध गया में जो वृक्ष है जो आप देखते हैं, है ना, जो बोधि मंदिर है ना, वहाँ पर जो आपको पीपल का जो वृक्ष है वो छठे वंश का है। अब ये वंश कौन कौन से इसको मिल करके लगाया था तो इसको देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको लगाया गया था दोस्तों 2 बार सम्राट अशोक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। 2 बार लगाया गया था अशोक के द्वारा आपका, ठीक है। 2 बार अशोक के द्वारा लगाया गया। 1 बार लगाया गया था दोस्तों आपको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 1 बार लगाया गया था। 1 बार लगाया गया था आपका पूर्व वर्मा के द्वारा, ठीक है। पूर्व वर्मा के द्वारा 1 बार लगाया गया था, और अंत में लगाया गया था आपको कनिंघम के द्वारा। तो इस प्रकार से हो जाता है 2, 3, 4, 5 और 6 बार यहाँ पर हुआ था दोस्तों। 2 बार, 2, 1, 3, 1, 4, 1, हाँ 1 बार आपको पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम के द्वारा ये लगाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको 6 बार लगाया गया था आपको। 2 बार अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम के द्वारा ये लगाया गया था, ठीक है। और वर्तमान में जो ये जो लगा हुआ है ये आपका छठी पीढ़ी का आपका लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका छठी हो जाएगा, और ये आपका पूर्व में लगाया गया था आपको 5 पीढ़ियों के द्वारा, ठीक है। तो वर्तमान में हो जाएगा छठा, लेकिन आयोग के द्वारा दिया गया था 5वां, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आंसर जो मेन हो जाएगा वो छठा यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? बताइए। देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं आप, तो इसका जो उपयोग किया जाता था किसके रहने के लिए किया जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आजीविकों के लिए बनाया गया था आपका, ठीक है। ये जो बनाया गया था दोस्तों ये मौर्य युग में बनाया गया था, ठीक है। मौर्य काल में आपको ये बनाया गया था, है ना, मौर्य काल में बनाया गया था, और ये पर्वतों को काट करके बनाया गया था। और अभी भी ये गुफाएं हैं, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उसके बारे में पूछा भी जाता है, जैसे सुदामा की गुफा है आपका, कर्ण चौपड़ गुफा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुदामा की गुफा ये बराबर की गुफाएं में है ना, और कर्ण चौपड़ की गुफाएं यहीं पर है, और ये अशोक के द्वारा आपको पहाड़ी काट करके बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए। आजीवक, देखिए आजीवक संप्रदाय ऐसा माना जाता है कि ये प्रारंभ में जो थे ना ये महावीर के ही शिष्य थे, ठीक है। मखली गोशाल था ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली, यहाँ थोड़ा सा क यहाँ पर छूट गया है ना, इसे लिखाएगा मखली गोशाल। तो मखली गोशाल जो थे दोस्तों इसके संस्थापक थे आजीवक के, और प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि जो आजीवक थे ये महावीर के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में उनसे मतभेद हो गया था और ये उनको त्याग दिए। उसके बाद आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया गया था जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है, तो उदयन के द्वारा किया गया था। जी हाँ, याद रखिएगा, उदयन के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र के स्थापना। उदयन जो था दोस्तों ये आपका अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? अजात शत्रु का ये उत्तराधिकारी था, और इन्होंने ही आपको पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ठीक है। और इन्होंने ही जो पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, लेकिन राजगिरी से ये राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? तो पटना लाया था, यानी कि पाटलिपुत्र लाया था। और ये सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र नगर को बसाया। तो हर एक प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर।
अगला सवाल है आपका 8 नंबर का, रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताए कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जो सबसे पहले चयन किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था, है ना। ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और इन्होंने राजगीर से स्थानांतरित करके कहाँ लाया था, तो पाटलिपुत्र लाया था अपने राजधानी को और पाटलिपुत्र को बसाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। एक ही प्रश्न को बहुत तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। देखिए वही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 10 और 10 नंबर जो प्रश्न होगा ये होगा दोस्तों आपका भारतीय राज व्यवस्था से, यानी कि आपका पॉलिटी से होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पॉलिटी का कुछ प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जी हाँ, जो मौलिक कर्तव्य है ये जब आपका संविधान बना था, है ना, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 1976 ईस्वी में। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। और उस समय सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये बातें आप याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। तो ये दोनों याद रखना है, किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, कब हुआ था, कैवें संशोधन में हुआ था। ठीक ना, सारा चीज़ ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जो भारत के राष्ट्रपति है, तो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद आपका 52 में कहा गया है। ठीक है, कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, है ना। तो ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है, 52 में कहा गया है। और जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये मतलब कि शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कितने अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 53 के 1 के तहत अपने शक्तियों का प्रयोग ये करते हैं। तो ये अनुच्छेद भी याद रखना है और किसके द्वारा करते हैं, तो ये भी याद रखना है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। मंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाए दोस्तों, खाली हो जाए, है ना, किसी कारणवश से अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे या उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं रहे या उनकी मृत्यु किसी कारणवश हो जाए या कोई और कारण हो जब वो पद पर नहीं हो, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और अगर क्वेश्चन कहता कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन संभालेगा, तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेंगे आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते वही कार्यभार संभालते आपके राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 प्रश्न कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है ना, कर्म नहीं क्रम क्या है। ठीक है, देखिए तो प्रतिभा पाटिल, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था बीपीएससी 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो ये जब राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो ये इनका क्रम पूछा गया कि इनका क्रम क्या था आपका, बताइए। तो देखिए 2 प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, एक तो राष्ट्रपति का क्रम पूछ लिया जाएगा और एक पूछ लिया जाएगा कि ये कैवें राष्ट्रपति है, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो
व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, है ना, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो प्रतिभा पाटिल जो थी ये आपको 12वें राष्ट्रपति थे। अगर क्रम के रूप में देख लिया जाए, है ना, क्रम के रूप में देख लिया जाए तो ये 13वें राष्ट्रपति थे। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्रम पूछा गया है ना, तो 13वें हो जाएगा आपका। वर्तमान में कौन है, तो प्रतिभा पाटिल के बाद आपको बने थे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी के बाद कौन बने, तभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में है आपको रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14। सवाल कह रहा है कि एक विधेयक, ठीक है, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और किसी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जी हाँ, देखिए जब कोई अधिनियम को, है ना, कोई विधेयक जब पेश किया जाता है कोई कानून बनाने के लिए, है ना, जब संशोधन करने के लिए कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो कानून कब बनता है, ठीक है, वो अधिनियम कब बनता है, यानी कि वो कानून कब बनता है दोस्तों, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वो कानून नहीं बनता है। और दोनों सदन से अगर जब तक पास ना हो जाए, और दोनों सदन से पास होने के बाद कहाँ पर जाएगा ये, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए बी नंबर, यानी कि जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देती है तब वो क्या बन जाता है, आपका अधिनियम बन जाता है। और दोनों सदन से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है, ये तो आपको पता ही है ना। दोनों सदन से जब तक पास नहीं होगा वो राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच सकता है, और जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम बताना है। देखिए ये भी थोड़ा पुराना प्रश्न पूछ लिया है ना। ये हामिद अंसारी तो बहुत पहले थे आपके उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है बताइए जल्दी से कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है। ये बॉक्स में आप भर दीजिए, है ना, कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। अभी आपको बता दें कि मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे दोस्तों, ये किस क्रम के, देखिए यहाँ भी क्रम भी पूछ लिया गया है, तो ये किस क्रम के थे दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 13वें नंबर के थे आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, है ना, तो व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि ये कितने नंबर के थे, तो 12वें नंबर के थे। अगर क्रम के रूप में पूछ लिया जाए तो ये 13वें नंबर के थे। तो दोनों में क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत रूप से ये 12वें थे और ये उपराष्ट्रपति के क्रम के रूप में ये 13वें हैं। वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वेंकैया नायडू है। ठीक है, वेंकैया नायडू है आपका वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 16 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है आपका। ठीक है, छपने वाला प्रश्न है एग्जाम में। बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो देखिए इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसके प्रधान। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है आपका। ठीक है, पहले योजना आयोग होता था तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री होते थे, अब नीति आयोग हो गया है ना। 1 जनवरी 2015 ईस्वी से नीति आयोग जब से लागू हुआ, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री ही होते हैं आपके। चलिए अब हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। जी हाँ, विश्व का भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर अब देखने वाले हैं। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो याद रखिएगा, है ना। डेली रात में 9 बजे से अभी से ही लगे रहिए, क्योंकि आपका मार्च या अप्रैल में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मार्च या अप्रैल में आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो टारगेट हमारा यही है कि बस बीपीएससी को इस बार हमको कम से कम 120 मार्क्स लाना है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना पिछले बार भी आपको काफ़ी कटअप चला गया था, 108 कटअप चला गया। बाप रे, सोच रहे हैं ना 108 कटअप चला गया था, सीधे 10 नंबर कटअप बढ़ गया था। तो इस बार भी मान के चलिए कि 110 से लगभग कम नहीं रहेगा, है ना। तो 120 आप अभी से लेकर के चलिएगा, तभी जा करके लटकिएगा जा करके 108-10 पर। ठीक है, तो इसीलिए आप टारगेट रखिए 120 का, तभी जा करके आप लटकिएगा 108-10 पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अभी से टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि आपने संकल्प लिया था। संकल्प हर साल सभी बच्चे संकल्प लेते हैं, कब, तो 31 दिसंबर को रात में 12 बजे। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस बात को दोस्तों याद रखना है और एकदम संकल्प को भूलना नहीं है।
ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। बस आप चैनल से बने रहिए, आपको रेगुलर ये मतलब आपको डिस्कशन चलते रहेगा, है ना। अभी तो 50 प्रश्न आपका चल रहा है ना दोस्तों, फिर बाद में ले जा करके इसको हम पूरे 150 कर देंगे, है ना। इसको पूरे हम 150 कर देंगे। लगभग आपका 1.5 घंटा से 2 घंटे का क्लास चलेगा फिर, ठीक है। अभी आपका एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो 50-50 प्रश्न हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देखते चलते हैं। बाद में इसको पूरे 150 प्रश्न का हम लोग टेस्ट लेंगे, जिस प्रकार से आपका बीपीएससी में एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। कहाँ से खींची जाती है? अफ्रीका से होकर के, एशिया से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा इसी को कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये कितने डिग्री देशांतर रेखा होता है दोस्तों? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा ये होता है, ठीक है। और ये जो कहाँ से खींचा गया है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर के खींचा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और एकमात्र जो देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों, ये कैसी रेखा है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। ये कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो ये याद रखना है। लेकिन जितने भी देशांतर रेखा है वो क्या है? सीधी है। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो गई है? तो ये मतलब एक देश अगर इधर चला जाएगा तो फिर उसको दिशा अति करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया है? टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है ना। ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? तो काफ़ी इजी सवाल है कि सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में आपको पूछ रहा है तो महादेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो महादेश की संख्या जो है वो टोटल 7 है। 7 महादेश में जो सबसे बड़ा महादेश है वो है आपको एशिया महादेश, ठीक है। सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया, उसके बाद है आपका अफ्रीका, उसके बाद किसका नंबर आता है? अफ्रीका का आता है। अफ्रीका के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका का आता है ना। उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। उसके बाद आपका आता है साउथ अमेरिका का नंबर। उसके बाद किसका आता है? तो अंटार्कटिका का, ठीक है, अंटार्कटिका का नंबर आता है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? यूरोप का नंबर आता है। और यूरोप के बाद किसका आता है दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ठीक है। तो ये टोटल 7 महादेश है, याद रखना है, ठीक है। 7 महादेश को आप याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 7। तो अब कह रहा था सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो एशिया है, लेकिन एशिया आपका ऑप्शन में है नहीं, तो अफ्रीका हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महादेश जो है अफ्रीका है। और अगर महासागर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर पर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है? बताइए। उत्तर से देखिए अक्षांशीय लंबाई वाला, देखिए उत्तर से दक्षिण, यहाँ देशांतर ये लिखना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा। उत्तर से दक्षिण जो होगा ना तो वो देशांतर न होता है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो आप साउथ अमेरिका को देखे होंगे, ठीक है। साउथ अमेरिका इस प्रकार से है, ठीक है। मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर देखिए एक देश दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक देश दिखेगा, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है आपका चिली। क्या नाम है इसका? चिली। और चिली जो है ये सबसे लंबी, है ना, लंबी सीमा वाला देश है। आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये मिर्चा की तरह लंबा है, चिली नाम ही है इसका, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और चिली में सबसे अधिक तांबा निकाला जाता है। ये भी पूछा जाता है कि तांबे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो चिली में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है ना। द्वीप, द्वीप का मतलब क्या होता है? कि वैसा मतलब स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों? जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल हो, उसे कहा जाता है आपको द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है बताइए आप? सबसे अधिक द्वीप वाला देश पूछा गया। देखिए तो सबसे अधिक द्वीपों वाला जो देश है दोस्तों वो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए आप। हम बताते हैं आपको फिलीपींस में। फिलीपींस में जो द्वीपों की संख्या है वो 7,641 है। मालदीव में द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1192 है मालदीव में द्वीपों की संख्या। क्यूबा में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 4,195 द्वीप है। अब बताना है आपको कि इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इंडोनेशिया में दोस्तों द्वीपों की जो संख्या है वो है आपको 17,508 द्वीप है। बताइए 17,508 द्वीप है आपको इंडोनेशिया में। और विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है आपका इंडोनेशिया, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 21। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अब बताना है। देखिए
ऐसे तो अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका द्वीप है, लेकिन ग्रीनलैंड ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। ग्रीनलैंड पर ये तो आपका भौगोलिक रूप से, देखिए ग्रीनलैंड के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि ये भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है, तो ये भौगोलिक रूप से दोस्तों उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजनीतिक रूप से ये कहाँ है, तो राजनीतिक रूप से ये कहाँ है दोस्तों, तो राजनीतिक रूप से है ये आपको यूरोप महादेश में, है ना, यूरोप महादेश में है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है ना, डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। और यहाँ आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल में यहाँ पर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो आता है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है आपको ये बोर्नियो द्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है आपका, और ये आपका ध्यान रखना है। मेडागास्कर जो है ये आपको हो जाएगा हिंद महासागर में पड़ता है आपको, है ना, सुमात्रा ये हिंद महासागर में पड़ता है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। बताइए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। बताइए सीमा रहित का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। देखिए सीमा रहित का मतलब यही होता है ना, सीमा रहित का मतलब यही होता है कि मतलब कि ये जो ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है वो किसी दूसरे देश से नहीं लगती है ना। सीमा रहित का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि ऐसा देश जिसकी जो सीमा है वो किसी देशों के साथ नहीं सटती है या संलग्न नहीं है, उसी को कहते हैं सीमा रहित देश। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपको 65वीं बीपीएससी में। 65वीं बीपीएससी में आपको ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन छापने वाला प्रश्न है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। जापान जो है सब सीमा रहित वाला सबसे बड़ा देश है आपका। अब देखिए अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि जापान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, जापान का जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 3,77,873 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है आपका ये जापान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है सीमा रहित वाला देश। जापान की राजधानी कहाँ है बताइए जल्दी से छाप करके। अगला प्रश्न है 23 नंबर की आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टान, देखिए जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों तो सबसे पहले जिस चट्टान का जो निर्माण होता है वो होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण आपका। ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण इसी को कहा जाता है इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं, इग्नियस, हाँ ना, इग्नियस रॉक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इग्नियस जो सबसे पहले जो जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होता है आपको इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान का। और सबसे पहले जब मैग्मा पिघलता है और उसको ठंडा होकर के जब ठोस होता है तो इग्नियस चट्टान बनता है। ये कैसा होता है, तो ये रवेदार होता है, लेकिन इसमें कोई भी परत नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का परत नहीं होता है, किसी प्रकार का इसमें जीवाश्म नहीं रहेगा। जीवाश्म कहाँ से रहेगा बताइए, जब ये मैग्मा पृथ्वी से निकलेगा इतना तप्त लावा, तो उसमें कोई जीवाश्म उत्पन्न हो सकता है, आप सोच सकते हैं, तो उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या कह रहा था कि पूरा जीवाश्मक बहुत कम होता है। देखिए कम की तो बात ही नहीं होगा, यहाँ पर जीवाश्म इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कम नहीं होगा तो ऑप्शन खत्म हो गया। वे जल के लिए संरंध्र होती है, देखिए जल के लिए भी ये संरंध्र ये नहीं होती है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले कि जो अवसादी शैल होता है इसको कहा जाता है आपको सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री। ठीक है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक का जो निर्माण होता है दोस्तों ये अवसाद के वजह से होता है, अवसादों के जमाव के वजह से होता है अवसादी चट्टान, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अवसादी। मतलब कि अवसाद के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवसादी चट्टान।
ठीक है। तो अपसादी चट्टान, इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? अब देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है कि ये वे शैल है जिनकी संरचना तथा ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। तो ये वैसी संरचना जिसके ताप दाब पर निर्भर करता है, ये आपका ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये शैलें क्रिस्टलीय होती है, ये भी आपका गलत है। क्रिस्टलीय कौन सा होता है? तो आग्नेय चट्टान होता है। कह रहा है सी नंबर की ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, ये बिल्कुल सही है। ये स्तर दर स्तर होता है ना, परत दर परतदार होता है। स्तर मतलब क्या हुआ? परत दर परत होता है आपका कौन सा चट्टान? तो अपसादी चट्टान। डी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि ये वे शैल हैं जो जल में नहीं निर्मित हो सकती। ये जल में निर्मित हो सकता है, ठीक ना, ये कहीं पर भी निर्मित हो जाएगा आपका, ठीक है, जल हो स्थल हो कहीं पर भी ये निर्मित हो सकता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो भारतीय अर्थव्यवस्था से है आपका, यानी कि इकोनॉमिक्स का। चलिए हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 4-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? देखिए, जो आधार वर्ष है ना, थोक कीमत सूचकांक के लिए, है ना, थोक मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष था वो 2004-5 था, है ना, 2004 और 5 था आपका। लेकिन इसको संशोधन करके अब दूसरा वर्ष बनाया गया है। वो कौन सा वर्ष बनाया गया है ये आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2011 और 12 को बनाया गया है, ठीक है। देखिए, ये हर बार कुछ ना कुछ दिन पर पे इसमें संशोधन किया जाता है। अभी जो ये संशोधन है दोस्तों, ये 7वां संशोधन है आपका, 7वां संशोधन है और ये 2011-12 को बनाया गया था। सबसे पहले जो बना था आपका 1952-53 में बना था, उसके बाद 1961-62 में बना, 1970-71 में फिर बना, फिर 81-82 में बना, फिर 93-94 में बना, फिर 2004-5 में इसको आधार वर्ष बनाया गया था और अभी वर्तमान में जो है वो 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये 7वां संशोधन है आपका। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। कह रहा है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? देखिए, कह रहा है कि किस राज्य का पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय क्या कह रहा है? न्यूनतम है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो न्यूनतम मामले में वो आपका बिहार है, ठीक है। आप शिक्षा में ले लीजिए, सबसे पीछे कौन सा है? बिहार ही है। महिला ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए, आपका बिहार ही है। यहाँ पर देखिए, वर्तमान मूल्य में भी कह रहा है, नवीनतम प्रति व्यक्ति आय में भी कौन सा न्यूनतम है? तो बिहार ही है सबसे न्यूनतम, सबसे कम, है ना, क्यों? और कितना है बिहार का ये आपको पूछा जाएगा। तो 2019 लिख लीजिएगा, 2019-20 में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? तो 50,735 रुपया, ठीक है। ये आपका 2019-20 का डाटा है, नया डाटा है, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका है 19-20 का, ये प्रति व्यक्ति आय बिहार का आपका, जो भारत में सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कितना है? देखिए, अब बिहार में यहाँ पर बिजली की बात हो रही है कि बिजली जो बिहार में जो लोग हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, वो जो बिजली का जो उपयोग करते हैं वो बिहार में कितने नंबर पर है ना। पूरे भारत में बिहार का नंबर क्या है बिजली के उपयोग करने में? तो इसका भी हो जाएगा न्यूनतम दोस्तों। बिजली में भी हम सबसे कम ही उपयोग करते हैं बिजली का, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे कम किसका है? तो बिहार के ही है, हमारा ही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। हम कितना यूज कितना करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना यूज हम बिजली का खपत कितना करते हैं। तो 332 किलोवाट, है ना, 332 याद रखना है, 332 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। 332 किलोवाट प्रति घंटा इतना हम लोग यूज करते हैं। और ये डाटा कब का है? तो 2019-20 का है आपका, ठीक है, 2019-20 का ये डाटा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20। ये डाटा बार बार पूछा जाता है, ये डाटा आपको हमेशा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये डाटा नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया है दोस्तों औसत उत्पादन, है ना, क्या पूछ लिया है? औसत। और कपास का अगर पूछ लिया जाए कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वर्तमान समय में गुजरात हो गया है आपका, ठीक है। गुजरात आ गया है टॉप पर। पहले था महाराष्ट्र गुजरात में बड़ा टक्कर चलते रहता है, आपस में कंपटीशन होते रहता है। कभी गुजरात ऊपर चढ़ जाता है, कभी आपको महाराष्ट्र ऊपर चढ़ जाता है ना। तो ये दोनों में कंपटीशन चलते रहता है आपका। औसत उत्पादन अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश।
औसत उत्पादन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कपास का जो उत्पादन होता है ये किस मिट्टी में होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो निर्माण है, उससे जो आपको पर्वत का निर्माण होता है, पठार का जो निर्माण होता है, उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है आपका। ठीक है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है बिना मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और जब वो सूखता है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं काली मिट्टी में आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 29, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। जी हाँ, आपको पता है कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966 से 69 में, है ना, 66 से 69 में जो आपका हरित क्रांति हुआ था, है ना, वो हरित क्रांति में सबसे उचित यहाँ पर जो आपका 4 कथन दिया गया है, इसमें कौन सा सबसे उचित है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हरी सब्जी की अत्यधिक खेती। ये तो आपका बिल्कुल गलत है, हरी खेती का हरित क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये भी आपका बिल्कुल ही गलत है। देखिए, ये फंसाने वाला प्रश्न है, आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन ये गलत है। कह रहा है कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही है। उच्च उपज किस्म मतलब उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। और डी नंबर है कि बीज उर्वरक जल तकनीकी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसमें कौन से बीज का प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो HYV बीज का प्रयोग इसमें किया गया था। उर्वरक के लिए इसमें जोर दिया गया था, सिंचाई पर जोर दिया गया था, कृषि मशीनरी पर जोर दिया गया था, कीटनाशकों के प्रयोग पर जोर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी और डी, यहाँ पर दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, यानी कि 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है आपका 30 नंबर है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई आपको बताना है दोस्तों। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की जो लंबाई है बिहार में, वो कितनी है, न्यूनतम है या न्यूनतम से दूसरा है या क्या है। तो यहाँ भी भैया न्यूनतम ही हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि शिक्षा में भी सबसे न्यूनतम हम है। अभी देखिए, प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे न्यूनतम आपका बिहार है। फिर देख लीजिए, बिजली में भी सबसे न्यूनतम आपका बिहार है। अब देख रहे हैं कि सड़क में भी सबसे न्यूनतम किसका है, तो बिहार का ही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। देखिए, अगला जो सवाल है दोस्तों, वो है सवाल आपका किससे, तो सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो चलिए विज्ञान का भी सवाल कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। जी हाँ, ये पूछा गया था आपको दोस्तों 65वीं बीपीएससी में। ठीक है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये प्रश्न आपको छपने वाला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का होता है, दाब का होता है, बल का होता है, विकृति का कोई भी यहाँ पर मात्रक नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर दोस्तों 31 नंबर। कह रहा है कि सही कथन को यहाँ पर चुनना है। अब 4 कथन है। कथन कह रहा है लाल प्रकाश। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, है ना। जो बैगनी रंग होता है, ठीक है, इसमें ये लाल और बैगनी से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तरंग दैर्ध्य से संबंधित। तो कुछ इसमें बातें हैं, इसको नोट कर लेना है। कह रहा है देखिए, सबसे पहले इसमें बैगनी, जो बैगनी रंग होता है ना, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। याद रखिएगा, बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ये सबसे कम होता है। लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होता है, अधिक होता है। आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, तो वो अधिक होता है आपका। और लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। जबकि अगर पूछ लिया जाए लाल का, जबकि लाल जो रंग है ना, तो लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है आपका। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है लाल रंग का, लेकिन इसका जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, कम होता है।
तो ये बातें हमेशा घुमा करके पूछ लिया जाता है, कभी बैंगनी के बारे में, कभी लाल के बारे में। तो ये चीज़ आप 4 पॉइंट खाली याद रख सकते हैं कि जो बैंगनी है इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जबकि लाल जो रंग है इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और आवृत्ति कम होता है, उल्टा हो जाता है। एक याद रखिएगा, दोनों याद रहेगा आपका। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सही कथन पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। तो ये याद रखिएगा, ये गो दूसरा आपको हमेशा याद रहेगा। और एक क्वेश्चन ये घुमा फिरा करके हमेशा पूछ लिया जाता है, तो ये छप जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 32 नंबर। 32 नंबर का रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। जी हाँ, तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है वो क्या कहलाता है, तो उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। आपको क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस कहते हैं उसको, ठीक है ना। यानी कि नाभिक का जो परमाणु केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो परमाणु का केंद्रक होता है, ठीक है। परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित दोनों होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन जो होता है ना ये धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बताइए जल्दी से, उदासीन होता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। अच्छा, 33 का तो ऑप्शन ए छट गया है, पता नहीं कहाँ गया। चलिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बताइए। जैसे कि एक ठोस है ना, जैसे कपूर, ठीक है। कपूर ले लिया, कपूर को क्या कर दे हम, सीधा गैस में उड़ा दे, है ना। अगर कपूर को आप जलाते हैं घर में तो क्या होता है, सीधा गैस बन के उड़ जाता है, वो पानी बनता है, नहीं बनता है। तो वही कह रहा है कि एक ठोस को सीधा गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है, बताइए। तो ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन। और ऑप्शन नंबर 1 में वही होगा जो आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लिख लीजिए, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या गैस से ठोस में बदलेंगे उसको भी ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें हैं, बताइए। कॉस्मिक किरणें क्या है, आवेशित कण है या अनावेशित कण है, या आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो कॉस्मिक किरणें हैं ना दोस्तों, ये आपका आवेशित कण है, ठीक है। क्या है, ये आवेशित कण माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 35 नंबर। 35 में काफ़ी आसान प्रश्न है, कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, G का मतलब क्या होता है, ये जनरेशन होता है, जैसे फर्स्ट G, सेकेंड G, थर्ड G, 4G, 5G। आप 4G अभी यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में, आपका 4G लगा हुआ है, जियो का सिम, है ना। तो ये 4G, G का मतलब क्या होता है, G का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन। G का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है, यानी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अभी तो 5G आ गया है आपका, है ना। कुछ दिन में 5G लॉन्च हो जाएगा, है ना। इंडिया में भी 5G चलने लगेगा अब, ठीक है। लॉन्च तो हो ही गया है ना, लेकिन धीरे धीरे करके अभी मार्केट में नहीं आया है, 5G भी आपका चलने लगेगा, ठीक है। तो अभी 4G, यानी G का मतलब क्या हो गया, जनरेशन। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका बिहार से संबंधित। जी हाँ, अपना बिहार। तो अपना बिहार को कैसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार से भी आपको 15 से 20 सवाल आपको BPSC में पूछे जाते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, डेली रात में 9 बजे। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, बिहार से संबंधित दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आपको याद रखना है। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा यहाँ पर जिला है, ये जिला या शहर जो भी कहिए, है ना। तो कौन सा शहर होगा सबसे पूर्वी भाग में, क्या होगा, बताइए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर कटिहार। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कटिहार जो है दोस्तों ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। याद रखना है, कटिहार हो जाएगा। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर है, तथा दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला है, तो वो पूर्णिया है, ठीक है। पटना क्या है, तो पटना तो लगभग मध्य में है, भाग में है ना, पटना लगभग बीच भाग में है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप बिहार का मैप अपने रूम में जरूर रखिए और उसको देखते रहिए, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका कटिहार। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो आपका बिहार जब बट गया, ठीक है, बिहार कब बटा, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये मामला हुआ था,
बिहार से झारखंड क्या हुआ तो अलग हो गया आपका। ठीक है, और बिहार का क्षेत्रफल कितना बच गया दोस्तों, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है आपका बिहार का। जब देखिए बिहार झारखंड के साथ जुड़ा हुआ था ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल था आपका झारखंड और बिहार जब साथ में मिला हुआ था, लेकिन बंटने के बाद कितना हो गया, 94,163। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा आपका आंसर नंबर 94,163। अगला है कि संसार का सर्वोच्च खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। जी हाँ, अभ्रक, अभ्रक के बारे में आपको पता है कि पहले तो सबसे ज़्यादा बिहार में होता था, लेकिन झारखंड अलग हो गया तो चल गया सब झारखंड में। बिहार में क्या बच गया, कुछ नहीं, बालू ही बालू यहाँ पर है और कुछ नहीं है ना, बस नीतीश चाचा हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, और नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे हैं। चलिए, तो ये अभ्रक का जो प्राप्त होता है ये सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। 38 नंबर क्या हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, अभ्रक का जो उत्पादन होता है दोस्तों, वो हजारीबाग के अलावे कहाँ पर होता है, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में होता है। ठीक है, गिरिडीह के अलावे कहाँ होता है दोस्तों, तो ये कोडरमा। कभी गए होंगे कोडरमा वाले क्षेत्र में तो देखिएगा पहाड़ पूरा चमचम चमचम करते रहता है, चमकते रहता है। तो ये 3 जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि खाली हजारीबाग दिया हुआ था, क्योंकि केवल 2 हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जी हाँ, बिहार का तराई प्रदेश तो आपका नेपाल वाला एरिया होगा, है ना, नेपाल से क्योंकि सटा हुआ है आपका बिहार, है ना, उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल से सटा हुआ है, और नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आकर के बिहार में आती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो सटा हुआ क्षेत्र है, इसी को कहते हैं तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे दोस्तों, तो भारत नेपाल की सीमा के समानांतर, है ना, भारत नेपाल की सीमा के समानांतर वाला क्षेत्र आ जाएगा। जिला कौन कौन सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होगा पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण हो गया आपका। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अलावे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, है ना, यहीं पर पूर्वी चंपारण है, यहीं पर आपका सीतामढ़ी है, यहीं पर आपका मधुबनी है, यहीं पर आपका सुपौल है, यहीं पर आपका अररिया है, यहीं पर आपका किशनगंज है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जो है ये तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत नेपाल की सीमा के समानांतर। अगला सवाल है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है, बताइए बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है ये कहाँ पड़ता है। देखिए, सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ना, तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये है आपका शिवालिक का क्षेत्र है ना, शिवालिक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार में शिवालिक पहाड़ी कहाँ पर ही है, तो पश्चिमी चंपारण में है, और यहीं पर है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पारसनाथ की पहाड़ी ये भी गलत है, राजमहल की पहाड़ी ये भी गलत है, खड़गपुर की पहाड़ी ये भी गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जितने भी दिया हुआ है ना ये सारे गलत है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सोमेश्वर, यानी कि सोमेश्वर और सोमेश्वर एक ही चीज़ है ना, यहाँ शिवालिक श्रेणी का। और ये जो इसका जो निर्माण हुआ था ना, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, यानी सोमेश्वर श्रेणी का जो निर्माण हुआ, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्लीस्टोसिन काल में। मैं लिख देता हूँ, प्लीस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ था, सोमेश्वर की पहाड़ी का आपका। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए, तो अगला प्रश्न चलते हैं आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हुई है। देखिए, मुंडा जनजाति जो है ना, ये आपको झारखंड में था, आपका कहाँ था, झारखंड में। लेकिन झारखंड अलग हो गया अब बिहार से, तो बिहार में तो अब मुंडा जनजाति नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एमपी, यूपी, असम गलत हो जाएगा, बिहार हो जाएगा आपका। ठीक है, बिहार में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा बिहार। ऐसे सबसे अधिक आपका झारखंड हो जाएगा मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर के जंगल हैं दोस्तों, जो देखिए छोटा नागपुर के जंगल, अब छोटा नागपुर का जो पठार है ये किस किस राज्यों में फैला हुआ है, तो छोटा नागपुर का पठार मेन रूप से तो आपको झारखंड वाला क्षेत्र में फैला हुआ है ना, झारखंड वाले क्षेत्र में आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है
यहाँ पर किस प्रकार के जंगल हैं, तो सदाबहार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सदाबहार वन कहाँ पर ही है भारत में दोस्तों, तो सदाबहार वन हो जाएगा आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत के पास अंडमान निकोबार में हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, जैसे असम वाले क्षेत्र में हो जाएगा आपका, है ना, मेघालय वाले क्षेत्र में हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में है आपका सदाबहार वन, सवाना वन और कांटेदार भी नहीं होगा, क्योंकि कांटेदार कहाँ पर ही होगा, तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र में हो जाएगा कांटेदार वन। ठीक है, तो सदाबहार खत्म हो गया और कांटेदार खत्म हो गया, बचा आपका पतझड़ और सवाना। तो पतझड़ और सवाना जो है दोस्तों, ये आपको आ जाएगा छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि झारखंड है, थोड़ा बहुत सटा हुआ आपका छत्तीसगढ़ है, वहीं पर आपका उड़ीसा है ना, तो ये वाला जो एरिया है वहाँ पर ही हो जाएगा आपका सवाना और पतझड़ वन, वहाँ पाए जाते हैं आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी और सी हो जाएगा। अब देख लीजिए बी और सी यानी कि 2 और 3 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है। देखिए प्रश्न जो है काफ़ी पुराना प्रश्न है, क्योंकि बिहार में अब भारी मशीन निर्माण प्लांट नहीं के बराबर है ना, और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रांची। ठीक है, क्योंकि बिहार यहाँ नहीं, यहाँ पर झारखंड कर लीजिएगा, बिहार के जगह पे क्या कर लीजिएगा, झारखंड कर लीजिएगा, है ना, कि झारखंड में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ है, तो वो हो जाएगा रांची में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1958 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1958 में हुई थी, याद रखिएगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, है ना, और ताकि अपने दोस्त को भी बोल दीजिएगा, है ना, ताकि डेली 9 बजे से सभी लोग जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। जी हाँ, टाटा लौह अयस्क जो कारखाने हैं, इस्पात जो कारखाने हैं दोस्तों, इसको लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको लौह अयस्क कहाँ से मिलता है बताइए, बैलाडीला, कयोझर या मयूरभंज या फिर सिंहभूम से, क्या होगा। देखिए लौह अयस्क जो आपको टाटा स्टील को मिलता है कहाँ से, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहभूम से, है ना, क्योंकि कोई भी जब कारखाना लगाया जाता है ना, तो जो सबसे नज़दीक होगा उसी से न मिलेगा उसको। बैलाडीला तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा, इसको कयोझर भी दूर पड़ जाएगा, मयूरभंज भी दूर पड़ जाएगा, तो इसको कहाँ से मिलेगा, सिंहभूम से। और सिंहभूम कहाँ है दोस्तों, तो ये झारखंड में है आपका। ठीक है, कहाँ है, झारखंड में है आपका सिंहभूम जिला। ठीक है, यहीं से इसको प्राप्त होता है आपको लौह अयस्क। सिंहभूम में भी पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका समसामयिकी यानी कि आपका करेंट अफेयर। चलिए देखते हैं करेंट अफेयर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल बीपीएससी में लगभग 40 प्रश्न, जी हाँ 40 प्रश्न आपको करेंट अफेयर दिया जाता है। देखिए करेंट अफेयर का मैंने और भी वीडियो बहुत सारा डालूंगा, है ना, छोटा छोटा वीडियो डालूंगा अलग से खाली करेंट अफेयर का, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा, है ना, ताकि आपको, क्योंकि करेंट अफेयर आजकल लगभग 40 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने करेंट अफेयर सही कर लिया और अगर आपने हिस्ट्री सही कर लिया, तो ही सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री और करेंट अफेयर सही कर लिया, समझिए रिजल्ट पक्का है। ठीक है, क्योंकि 40 कितना हो गया, 80 में अगर आप दो सेक्शन में आप 70 ले आते हैं, बाकी में तो आप ले ही जाइएगा, है ना। तो ये दो जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री भी आपको 35 से 40 प्रश्न पूछ लेता है, आपका करेंट अफेयर भी 35 से 40 प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी तो 40 भी टप जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर का हम कुछ वीडियो, थोड़ा वीडियो, है ना, 30-40 प्रश्न का अलग अलग करके वीडियो हम लाएंगे, है ना, जो आपको पूरा 2021 का होगा, 2022 का भी उसमें कुछ ऐड रहेगा आपका। ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला है। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों। तो भारत का जो इसमें स्थान था 140वां स्थान था। ठीक है, कितना नंबर पे था भारत, 140 नंबर पे, काफ़ी पीछे चल रहा है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 46। कह रहा है कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, ध्यान रखिएगा, तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया गया है। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और ये भारत का क्या है, तो सबसे बड़ा है, और क्या है, ये तैरता हुआ है। तो ये संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो ये स्थापित किया गया आपको तेलंगाना में। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है।
जल्दी से छापिए कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो YS जगनमोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा जगनमोहन रेड्डी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा एक पूछ लिया जाता है आपको, है ना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है भैया, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है ना वो बसवराज बोम्मई है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, बसवराज बोम्मई, ठीक है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर राव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। ये महिला क्रिकेट टीम है और सबसे अधिक वनडे मतलब वनडे जो खेला होता है 50-50 ओवर का, वो जीत दर्ज करने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो कौन, किस देश की महिला क्रिकेट टीम है, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम सबसे ज़्यादा वनडे सीरीज जीती है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है। तो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जो शुरू किया गया है आपका, वो आपको RBI के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, RBI के द्वारा किया गया है, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए छाप करके। RBI की स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी सेबी की स्थापना। SBI की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी SBI की स्थापना, ठीक है। तो ये याद रखना है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, है ना। कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन अभी RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। ये याद रखना है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं आपका 49 नंबर। 49 देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिया। जी हाँ, तो पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ जो व्यापार होता है पाकिस्तान का, उस पर जो आयात पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उस पर हटा दिया गया है। वो कौन कौन सी चीज़ है, तो वो था चीनी, कपास और सूत्र नहीं हो जाएगा, सूत हो जाएगा, है ना। चीनी, कपास और सूत पर प्रतिबंध हटा दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा, नल्ला पाकिस्तान के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, बताइए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपको 31 मार्च को 2021 को, 31 मार्च 2021 को ये मनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। और कल का क्या सवाल था दोस्तों, तो कल का सवाल था आपका कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या था, 10 जनवरी। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, है ना, तब थोड़ा सा पता चलेगा ना आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि खाली सिर्फ गप मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो खाली गप मारने से काम नहीं चलेगा, है ना। अभी 3 महीना समय है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम हॉल में फिर पता चलेगा, ऊपर नीचे ताकिएगा, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए मन लगा करके, अभी समय है 3 महीना। चलिए तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, बताइए सभी लोग बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 14 सितंबर को, ठीक है।
14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है ये पहला बार कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहला बार अगर पूछ लिया जाए तो 1953 ईस्वी में मनाया गया था पर प्रथम बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, प्रथम बार 1953 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया जाता है राष्ट्र वाला 14 और विश्व वाला 10 तारीख को। चलिए, तो कल का क्या सवाल है देख लेते हैं। कल का सवाल है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? बल जल्दी से इसको छाप दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, कि 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा कल का सवाल और कल इसका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग सभी लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो डेली रात में 9 बजे इसका PDF भी मिल जाएगा। कल वाला PDF अभी लगता है नहीं डलाया है, वो आज डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये रहा मोटिवेशनल लाइन कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है मेरे भाई, जिस मेहनत से तू आज तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगा। इसीलिए भागो मत, लगे रहो, जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए झोंक दे अपने को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगा। इसीलिए दोस्तों लगे रहिए और डटे रहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। क्योंकि जब तक आप लगिएगा नहीं तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, तो इसी संकल्प से आज का ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर कल मिलेंगे रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।